एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे शिक्षण की अवस्थाएं और अभिप्रेरणा के बारे में। ठीक है, यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी कवर किया जाए। तो देखिए, हमारी अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं पहले की जितनी भी हमने डाली हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है हमारी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स पर इसी तरह की वीडियोस जो है देखने को मिलेंगी हैंड रिटन नोट्स की के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण की अवस्थाएं। तो शिक्षण की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो एक शिक्षक जब भी शिक्षण कार्य करने जाता है तो उसको 3 चरणों में या कहें कि 3 अवस्थाओं में हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पूर्व तत्परतावस्था, और फिर बाद में अंत प्रक्रिया अवस्था, और फिर तत्परता के बाद की अवस्था। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं होती हैं शिक्षण में जो कि एक शिक्षक के द्वारा अपनाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व तत्परता की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वो जब भी शिक्षण कार्य करने जाता है तो उससे पहले की जो अवस्था होती है, जो तैयारियां वगैरह करता है शिक्षण से पहले, उसे हम शामिल करते हैं पूर्व तत्परता की अवस्था में। अंत प्रक्रिया की अवस्था में क्या होता है, इसमें शिक्षक जो है छात्रों के समक्ष वार्तालाप करता है। ठीक है, और तत्परता के बाद की अवस्था में क्या होता है, इसमें शिक्षक जो है अपना शिक्षण कार्य पूर्ण कर चुका होता है और अब ये जानने का प्रयास करता है कि उसका शिक्षण कार्य जो है, जो उसने पढ़ाया, वो छात्रों को कितना समझ आया कितना नहीं आया। ठीक है ना, तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पूर्व तत्परता अवस्था जो है, इसके अंतर्गत इस अवस्था को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की नियोजन की अवस्था होती है। नियोजन की अवस्था होती है का मतलब ये है कि जब भी कोई शिक्षक जो है कुछ भी पढ़ाने जा रहा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो नियोजन का कार्य करता है, अपनी प्लानिंग करता है कि उसे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं कि पूर्व तत्परता की अवस्था जो होती है, इसमें एक शिक्षक के द्वारा क्या क्या किया जाता है। पहला, उद्देश्य का निर्धारण। जो शिक्षक होता है सबसे पहले ये निर्धारित करता है कि जो पढ़ा रहा है उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद जो है वो पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है कि कौन सा चैप्टर जो है कितना, कहाँ और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, और नेक्स्ट है शिक्षण विधि भी का भी नियोजन करता है। शिक्षण विधि का मतलब होता है टीचिंग मेथड। हर एक विषय को पढ़ाने का अपना अपना जो है एक तरीका होता है, एक विधि होती है, एक मेथड होता है। तो इस अवस्था में ही जो शिक्षक होता है वो ये तय करता है कि वो किस शिक्षण विधि से जो है छात्रों को पढ़ाएगा। ठीक है, और याद रखना है आपको, शिक्षण विधि जो है शिक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण क्रमबद्धता। इसका मतलब ये है कि जो अध्यापक होता है वो पहले ये नियोजित करता है, या ये कहें कि जो अध्यापक होता है सबसे पहले ये प्लानिंग करता है कि उसको अगर कोई भी चीज़ उसे प्रस्तुत करना है क्लास में, या कोई भी चीज़ उसे दिखाना है क्लास में, तो वो किस क्रम में क्या चीज़ दिखाएगा। ठीक है ना, ये भी पहले अध्यापक के द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण। यानी कि एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षण कार्य से पहले ही ये डिसाइड करता है कि जो चीज़ वो पढ़ा रहा है उसका मूल्यांकन वो किस विधि से करेगा या किस तरीके से करेगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जो है वो अपना शिक्षण कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो सारी वो कार्य हो गए, या कहें कि वह नियोजन कार्य हो गए जो शिक्षण से पहले एक अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें अंत प्रक्रिया अवस्था की, तो अंत प्रक्रिया अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें एक शिक्षक जो है वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत होता है। ठीक है ना, और वहाँ पर जो है फिर वो छात्रों से वार्तालाप करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहला कार्य जो करेगा शिक्षक वो करेगा कि विद्यार्थियों का निदान। विद्यार्थियों का निदान का मतलब ये कि जब शिक्षक कक्षा में जाएगा तो सबसे पहले बच्चों से वो उनकी समस्याएं पूछेगा कि जो भी उन्होंने पढ़ा कल, उससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो पहले पूछेगा छात्रों से, और छात्र जब कोई समस्या बताएंगे तो उसका समाधान जो है शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो ये पहली अवस्था आप कह सकते हैं इसे अंत प्रक्रिया
अवस्था के अंतर्गत, ठीक है ना, कि जो विद्यार्थियों का निदान करता है शिक्षक। नेक्स्ट है क्रिया प्रतिक्रिया होती है। फिर क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब छात्र कुछ पूछते हैं, फिर उसका बाद जो है शिक्षक उस पर जवाब देता है, या शिक्षक कुछ पढ़ाता है तो छात्र जो है उसमें बीच बीच में सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, अगर शिक्षक कुछ प्रस्तुत करना चाहता है तो वो उसमें करता है। और नेक्स्ट है प्रयोग आदि का इस्तेमाल भी इसी में होता है, ठीक है ना। तो ये वो अवस्था होती है जो शिक्षक और छात्रों के मध्य होती है, ठीक है ना, इस अवस्था में, ठीक है ना, जो भी गतिविधि वगैरह होती है। नेक्स्ट है तत्परता के बाद की अवस्था। अब इसमें क्या होता है, शिक्षण कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका होता है और इसमें मूल्यांकन से संबंधी चर्चाएं होती हैं, ठीक है ना, कि जो अध्यापक ने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा। और इसी में ही शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का भी पता चलता है कि इसमें जो अध्यापक है वो ये देखता है कि जिस उद्देश्य से उसने शिक्षण किया था क्या वह उद्देश्य उसका पूरा हुआ या नहीं हुआ। मूल्यांकन विधि का भी प्रयोग जो है इसमें किया जाता है और शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन का पता किया जाता है। भाई जो जिस पूर्व तत्पर अवस्था में जो उसने तय किया था, यानी पढ़ाने से पहले जो उसने नियोजन किया था या कहें कि जो निर्धारित किया था लक्ष्य, वो पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, ये सब जो है जांचा जाता है किसमें, तत्परता की बाद की अवस्था में, ठीक है। तो मूल्यांकन के आधार पर जो है शिक्षण की विविध क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय भी लिया जाता है। यानी कि अगर जो शिक्षक ने जो विषय पढ़ाया वो छात्रों के समझ में नहीं आया या उसे समझने में छात्रों को दिक्कत हो रही है, तो इस अवस्था में मूल्यांकन के माध्यम से जो शिक्षक होगा वो अपनी विधियों को जो है फिर परिवर्तित करता है। जैसे मान लो किसी विषय को उसने पढ़ाया, वो विधि जो थी, अब शिक्षक ये समझेगा इस विधि से छात्र अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि मूल्यांकन के दौरान उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, तो शिक्षक क्या करेगा, अपनी इस विधि को परिवर्तित करेगा, बदलेगा उसे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है एक प्रकार से शिक्षण में सुधार का कार्य भी करता है। अभिप्रेरणा की अगर बात करें हम, अभिप्रेरणा से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाता है। अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा है एक प्रकार का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि अधिगम जो है वो बिना अभिप्रेरणा के नहीं हो सकता, ठीक है। लर्निंग जो है वो बिना मोटिवेशन के हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अभिप्रेरणा जुड़ी होती है, तभी वो कार्य संपन्न होता है। अब अभिप्रेरणा जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक बाहरी अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा। अब दोनों में अंतर क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा जो है जो कुछ पल के लिए हमारे सामने होती है। जैसे कि एक उदाहरण देके बताता हूँ कि आपने जो है फ़ोन पर एक वीडियो देखा, उस वीडियो में कोई व्यक्ति जो है वो मोटिवेट कर रहा है, तो कुछ पल के लिए आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी आ जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, और आप जो है अपना काम करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे उस वीडियो का असर आपके दिमाग से हटेगा या उस वीडियो को आप भूल जाएंगे, तो वैसे ही आपका वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है ये कुछ पल के लिए होती है, ठीक है, कुछ पल के लिए होती है, पॉजिटिविटी इसमें भी होती है, लेकिन ये कुछ पल के लिए होते हैं, अस्थायी होती है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ये स्थायी होती है और ये आंतरिक रूप से होती है और लंबे समय तक होती है। तो इसीलिए आंतरिक अभिप्रेरणा को जो है वो काफ़ी महत्व दिया जाता है बजाय बाहरी अभिप्रेरणा के, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है अहम मानी जाती है बाहरी अभिप्रेरणा की तुलना में, ठीक है। अब इसका महत्व क्या होता है भाई, इससे क्या क्या मतलब फ़ायदे हो सकते हैं या क्या क्या लाभ होंगे। तो अभिप्रेरणा से पहला जो इसका महत्व होगा वो ये कि अधिगम के लिए इससे प्रोत्साहन मिलता है, कि जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है वो फिर वो पढ़ने लग जाता है, किसकी द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा ही। नेक्स्ट है छात्रों के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है अभिप्रेरणा से, और आधिकारिक ज्ञान अर्जन में भी जो है सहायता होती है। अनुशासन विकसित करने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है मार्गदर्शन हेतु भी जो है अभिप्रेरणा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ, जिसमें आपको जो है टॉपिक का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जब भी अपने इस टॉपिक को पढ़ें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता रहे। नो डाउट कई स्टूडेंट्स के लिए जो है ये हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो रही हैं, क्योंकि कमेंट में वो हमें देखने को मिल जाता है, इसीलिए मैं जो है इस तरह की वीडियोस आपके लिए निरंतर ला रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते रहें, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए और बनाए जाएं, कोई भी टॉपिक जो है मिस ना हो। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है हमारी उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।